हम लोगों ने इसके पहले दो टॉपिक पढ़ा है और आज का हमारा टॉपिक है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। इसको हम दोनों को एक साथ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यह दोनों 1919 से 1922 तक चला और इस दोनों आंदोलन के पीछे कुछ न कुछ ठोस कारण थे। सबसे पहले हम खिलाफत आंदोलन की कहानी को समझेंगे। खिलाफत आंदोलन आप लोग जानते हैं कि इसकी मूल कहानी जुड़ी हुई है प्रथम विश्व युद्ध से, फर्स्ट वर्ल्ड वार से। इसमें आपको पता है कि तुर्की जो है जर्मनी का साथ दे रहा था और एक तरफ ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश उसके खिलाफ लड़ रहा था। लेकिन जब युद्ध खत्म हो गया तो तुर्की को यही बात भारी पड़ गई और ब्रिटेन ने जबरन 1920 में तुर्की के साथ एक सेवर्स की संधि कर ली। मतलब पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि यह जो संधि रही यह शोषण पर आधारित रही। इस संधि के अनुसार क्या हुआ? संधि के अनुसार तुर्की का एक बड़ा हिस्सा तुर्की से अलग कर दिया गया और ब्रिटेन, फ्रांस और ग्रीस ने इसे आपस में बांट लिया और इन लोगों ने तुर्की के उन क्षेत्रों को अपना उपनिवेश बना लिया। तुर्की का जो पुराना विशाल साम्राज्य था वो टूटकर चकनाचूर हो गया और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो रही जिसके कारण खिलाफत आंदोलन हुआ वो ये था कि खलीफा की सत्ता जो मुसलमानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वो लोग धार्मिक और राजनीतिक प्रमुख खलीफा को मानते थे, उसको अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया। अब देखो, जब इसको समाप्त कर दिया तो प्रथम विश्व युद्ध में मुसलमानों ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। अब यह लगने लगा मुसलमानों को कि अंग्रेजों ने तो हमें ठग लिया। वो ये सोचते थे कि जीतने के बाद तुर्की के साथ ब्रिटेन अच्छा व्यवहार करेगा क्योंकि हम उसका साथ दे रहे हैं और खलीफा की सत्ता कम से कम खत्म नहीं करेगा। ये मुसलमानों को बड़ा भरोसा था प्रथम विश्व युद्ध तक, लेकिन सेवर्स की संधि के द्वारा यह टूट गया। अब बात ये आई कि खलीफा की जब सत्ता छीन ली गई तो ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों के साथ अन्याय किया, ये तो बात सामने आ गया। अब मुसलमानों को यह लगा कि भाई हमारे एकता को तोड़ने का ब्रिटेन पूरी तरह से कोशिश कर रहा है क्योंकि मैंने तो इसका प्रथम विश्व युद्ध में साथ दिया था। अब आपको जो हम समझा रहे हैं वो ये समझा रहे हैं कि खिलाफत आंदोलन का जब उनके मन में भाव आया तो इसका नेतृत्व और संगठन कैसे हुआ, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। नाराजगी तो प्रथम विश्व युद्ध को लेकर के थी उन लोगों के मन में, दुख की भावना भी थी और खिलाफत आंदोलन के शुरुआत का यही कारण था। हालांकि खिलाफत की सोच 1919 में नहीं बनी, खिलाफत की सोच मुसलमानों की 1915 में ही बन गई, लेकिन 1919 में लखनऊ में एक औपचारिक घोषणा के द्वारा इसे शुरू किया गया। अब जो खिलाफत आंदोलन था इसका नेतृत्व मुख्य रूप से, चूंकि मुसलमानों का यह आंदोलन था तो मुस्लिम नेताओं ने किया। इस मुस्लिम नेताओं में सबसे प्रमुख थे अली बंधु, और अली बंधु में कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके भाई शौकत अली। इन दोनों ने मिलकर के इस आंदोलन का नेतृत्व किया। दोनों भाई रैमपुर के एक जमींदार परिवार से बिलोंग करते थे और पढ़े लिखे भी कम नहीं थे, ये लोग लंदन से पढ़े लिखे थे। मोहम्मद अली जौहर एक प्रसिद्ध पत्रकार भी थे, लेखक भी थे, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये प्रबुद्ध लोग थे। इन लोगों ने मिलकर के एक कामरेड नाम का अखबार भी निकालना शुरू किया था जिसमें ये लोग ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि पहले से ही कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासन के प्रति इनकी नाराजगी थी। शौकत अली एक बेहतरीन संगठनकर्ता थे जो जनता के आंदोलन में काम करते थे और जनता को जोड़ना जानते थे। इसके अलावा कई मुस्लिम नेता इस आंदोलन से जुड़े, जैसे आप नाम जानते होंगे हकीम अजमल खान, जो दिल्ली के जाने माने चिकित्सक और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना की, इसलिए आपसे नाम भी ये नहीं छुपा हुआ होगा। दूसरा जो व्यक्ति थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद,
यह एक युवा विद्वान थे, आपको पता होगा, जो बाद में चलकर भारत के शिक्षा मंत्री बने। ये इस आंदोलन के, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख प्रचारक थे। तीसरे व्यक्ति थे इसमें हसन मोहानी, इनका भी नाम आपने सुना होगा, क्योंकि एक बड़े कवि थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने इलाहाबाद में अपनी एक सक्रिय भूमिका निभाई और लोगों को जोड़ा। 1919 की हम बात कर रहे हैं। 1919 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने एक खिलाफत कमेटी बनाई अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत करने के लिए, जो इस आंदोलन का प्रमुख संगठन कहा जाता है। गांधी जी ने देखा कि भाई मुस्लिम समुदाय जो है ब्रिटिश शासन के बड़े विरोध में खड़ा है, और इस विरोध के कारण इन्होंने कहा कि भाई इसका फायदा उठाया जाना चाहिए, और मुसलमानों को अगर भारतीय राजनीति से जोड़ दिया जाए, या भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है, आजादी का आंदोलन चल रहा है, इससे जोड़ दिया जाए तो यह आंदोलन बहुत ही शक्तिशाली बन सकता है। अब हमें जो इस टॉपिक को समझना है वो ये है कि गांधी जी का समर्थन और भूमिका खिलाफत आंदोलन में क्या था। ये जब आप समझेंगे तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि व्यवस्था किस तरह से आगे बढ़ी। गांधी जी ने कहा था कि अगर हिंदू और मुसलमान एकजुट हो जाएं तो अंग्रेजों के शासन एक दिन भी टिक नहीं पाएगी। ये गांधी जी का विश्वास था। गांधी जी भी एक अखबार निकालते थे जिसका नाम था यंग इंडिया, आप लोग जानते होंगे। यंग इंडिया में वो लेख लिखते थे और उसमें उन्होंने खिलाफत आंदोलन की प्रशंसा की, खुलकर खिलाफत नेताओं का समर्थन किया और कहा कि इस्लाम के धार्मिक भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। अब इस बात को देखकर मुसलमान भी खुश हो गए, और जो 1920 में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की बैठक मुंबई में हुई, यहां पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने एक प्रस्ताव रख दिया कि हमारे आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को सौंप दिया जाए, क्योंकि वह एक सच्चे और नैतिक नेता हैं, क्योंकि उन्होंने इसके पहले इसका समर्थन कर दिया था। तो मुसलमानों को भी एक मजबूत नेता मिलने के आसार हो गए। गांधी जी को इस सम्मेलन में ही खिलाफत आंदोलन का मार्गदर्शक स्वीकार कर लिया गया। मतलब ऑल इन ऑल अब खिलाफत आंदोलन के, खिलाफत मूवमेंट के जो मुखिया बन गए वो बन गए गांधी जी। शुरू कहां से हुआ? मुसलमानों से। अब आपको और कहानी समझ में आएगी। यह पहली बार था जब किसी मुस्लिम धार्मिक राजनीतिक आंदोलन ने एक हिंदू नेता को अपना मार्गदर्शक कहा, मार्गदर्शक चुना। एक किताब है गांधी राइज टू पावर, इंडियन पॉलिटिक्स, 1915 से 1922 तक की कहानी इसमें दी गई है। इसे लिखा है जूडिथ एम ब्राउन ने। अगर आपको यह कहानी समझनी है तो यह जो हम घटना बता रहे हैं यह इसी कहानी का अंश है। इस किताब को आप पढ़िएगा, बहुत मजेदार लगेगा और सही विश्लेषण का आपका जो दायरा है वह बनेगा कि गांधी क्या थे। खिलाफत आंदोलन हो गया। अब इस आंदोलन के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है जिसे हमें समझना है वो है असहयोग आंदोलन। तो थोड़ा असहयोग आंदोलन के पृष्ठभूमि को भी समझते हैं। असहयोग आंदोलन भी एक दिन में कोई शुरू हुई घटना नहीं थी। आप जानते हैं ब्रिटिश सरकार 1919 के साल में ब्रिटिश सरकार की नीतियों ने भारतीयों के दिल में गहराई से चोट पहुंचाया था। और यह साल क्यों इंपॉर्टेंट है आप जानते हैं? क्योंकि इसी समय में तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, रॉलेट एक्ट आया था, खिलाफत आंदोलन भी चला, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आकर जो हमारे मन में था कि हमें कुछ संवैधानिक अधिकार मिलेगी वो भी खत्म कर दिया था। इन सारे घटनाओं ने मिलकर पूरे देश को गुस्से के लहर में बांध दिया था। लोगों को लगा कि अब बहुत हो गया, अब अंग्रेजों के खिलाफ कुछ बड़ा करना होगा। और यहीं से महात्मा गांधी को यह एहसास हुआ कि अब जनता पूरी तरह से जग गई है और इसका अब फायदा उठाने का समय आ गया है, यानी कि असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया जाना सही है। क्योंकि खिलाफत यानी कि मुसलमानों का भी नेतृत्व हम कर रहे हैं, और अगर
असहयोग आंदोलन भी शुरू हो गया तो अंग्रेज कहीं टिकेंगे नहीं। लेकिन एक सबसे बड़ी चुनौती थी गांधी जी के सामने, क्या थी वो? कांग्रेस। क्या कांग्रेस मानेगी असहयोग आंदोलन चलाने के लिए? और नहीं मानेगी तो किस टाइप का विवाद होगा? अब चलिए इसी को समझते हैं। गांधी जी का मानना था कि अगर अंग्रेजों की व्यवस्था में भारतीय सहयोग ही देना बंद कर दें तो क्या होगा? उनका निश्चित रूप से उनका शासन गिर जाएगा। इसीलिए उन्होंने लोगों से अपील की कि भाई जितनी भी अंग्रेजों की व्यवस्था चल रही है उसको बैकआउट करो। जैसे अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया जो सरकारी स्कूल है उसमें पढ़ने मत जाओ, उनके द्वारा बनाया गया अदालत है उसमें मत जाओ, सरकारी नौकरी जो है उनकी उसको मत करो, जो विदेशों से कपड़े आते हैं उसको बहिष्कार कर दो, उसको जला दो, और उसके जगह पर अपने देश के बने हुए चीजों को अपनाओ, मतलब स्वदेशी अपनाओ। उनका जो लक्ष्य बना इस व्यवस्था से, असहयोग आंदोलन से, वो ये था कि हम अहिंसा जो हमारी नीति है और असहयोग के माध्यम से जो है हम भारत में स्वराज यानी कि स्वतंत्रता कायम करेंगे, लाएंगे। ये गांधी का एक भरोसा था। लेकिन जब गांधी जी ने यह विचार कांग्रेस के सामने रखा तो कांग्रेस के सभी नेता अचानक तैयार नहीं हुए, क्योंकि उस समय कांग्रेस में ज्यादातर जो लोग आप देखेंगे वह या तो अमीर फैमिली से थे या ऊंचे वर्ग से थे, जैसे वकील, जमींदार, व्यापारी। और इन लोगों को एक बात का डर था कि अगर सरकारी नौकरी या पद हम छोड़ देंगे तो हमारी प्रतिष्ठा और आमदनी दोनों पर असर पड़ेगा, और गांधी जी कह रहे हैं कि इसमें पूरी तरह से असहयोग करो। तो एक मामला उनके सामने था। कांग्रेस के बड़े नेता जैसे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, जिसे सीआर दास कहा जाता है, इन लोगों ने जो है पहले तो मना किया, कहा कि नहीं, हम कानूनी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं, मतलब याचिका देकर अंग्रेजों से, उनसे बातचीत करके, इस तरीके से हम जो है इनको समझाने का प्रयास करेंगे, संविधान के दायरे में रहकर हम इनके साथ बातचीत करेंगे अंग्रेजों के साथ। लेकिन गांधी जी अब इस बात से सहमत नहीं कर रहे थे। इस कारण से गांधी जी, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास के बीच थोड़ा सा मतभेद था। लेकिन गांधी जी कहते थे कि नहीं, ये हम बात आपका नहीं मानेंगे, यह केवल याचिका देना या बातचीत करना अब काफी नहीं है। जब शासन अन्यायपूर्ण हो तो हमें उसके साथ सहयोग करना भी एक पाप जैसा मानना चाहिए, हमें उसका सहयोग नहीं करना चाहिए, गांधी जी कह रहे थे। जब गांधी को लगा कि अब खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया जाए, तो इस मुद्दे पर भी कुछ हिंदूवादी जो नेता थे उनको ये बात पसंद नहीं आई, गांधी जी वाला। उनको लगा कि गांधी मुसलमानों को खुश करने के लिए यह कर रहे हैं। अब उन्होंने आरोप गांधी पर मर दिया कि गांधी मुस्लिम अपीजमेंट की, यानी कि मुसलमानों को किसी तरह से खुश करने की नीति अपना रहे हैं। कांग्रेस के अंदर भी सवाल उठने शुरू हो गए। क्या सवाल उठा कि कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय संगठन में क्या किसी धार्मिक मुद्दे के आधार पर चलाना सही है? ये एक बड़ा सवाल था। उस समय कांग्रेस के सामने अब दो रास्ते बचे थे। एक रास्ता यह था कि पुराना याचिका वाला जो उनका तरीका था, अंग्रेजों को याचिका देकर धीरे धीरे उसमें सुधार की मांग करना, या दूसरा तरीका था सीधा गांधी के रास्ते पर चलना और खुला असहयोग करना, अंग्रेजों से टकरा जाना। अब इस बात में सबसे बड़ी बात थी कि कई नेताओं को डर था कि अगर असहयोग शुरू हुआ, जैसा कि हमने आपको बताया, तो नौकरी चली जाएगी, सम्मान और संपत्ति चली जाएगी, तो व्यवस्था कैसे चलेगा। लेकिन गांधी जी सीधा सीधा यही कह रहे थे कि यार, स्वराज कोई भीख नहीं है जिसे हम याचिका देकर या चिट्ठी लिखकर मांगेंगे। हमें तो इसको अपने असहयोग से लेना है, अहिंसात्मक गतिविधि से लेना। ये गांधी जी कह रहे थे। अब यहीं से कहानी शुरू होती है नागपुर अधिवेशन की, जहां से असहयोग आंदोलन को कांग्रेस में मंजूरी दी। अब यह जो
नागपुर अधिवेशन हुआ, इसमें गांधी ने कहा कि भाई ये हमारा अधिकार है और इसे हासिल करना हमारी जिम्मेदारी है। आपको पता होगा कि 1919 से 1920 का समय एक बहुत अलग मोड़ पर खड़ा था। देश की राजनीति जो पहले छोटे छोटे मुद्दों में बटी हुई थी, अब वो जन आंदोलन में बदल रही थी। कांग्रेस के भीतर सहमति और विरोध दोनों पैदा हो चुके थे, जैसा कि हमने आपको बताया। इस मतभेद के बावजूद भी 1920 का जो नागपुर का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता विठल भाई पटेल ने की। विठल भाई पटेल कौन थे? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे और आगे चल करके सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष बने थे। वही इस समय अध्यक्ष थे। इन्होंने कांग्रेस में गांधी का जो नेतृत्व था असहयोग आंदोलन का, इसको कहा कि स्वीकार किया जाता है और कांग्रेस में तमाम विरोध के बाद असहयोग आंदोलन को स्वीकार कर लिया गया। इससे कई नेता नाराज हुए और नाराज होने के बाद इन्होंने पार्टी को भी छोड़ दिया। पर कांग्रेस पहली बार था कि जन आंदोलन की अब पार्टी बन गई, असहयोग आंदोलन को स्वीकार करते हैं। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता जो सहमत नहीं थे, जैसा कि हमने आपको बताया, कौन कौन थे? जैसे एनी बेसेंट ही थे। एनी बेसेंट ने कहा कि नहीं, यह गांधी की नकारात्मक राजनीति है, इसके साथ हम नहीं हैं। दूसरे एक और नेता थे जिनका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आप नाम सुने होंगे। ये कहते थे कि नहीं, हम संवैधानिक आधार पर मांग और सुधार के पक्षधर हैं, तो हम भी नहीं रहेंगे, तो इन्होंने भी छोड़ दिया। आपको पता है कि सीआर दास, जिसे देश बंधु चित्तरंजन दास भी कहा जाता है, और मोतीलाल नेहरू, ये भी इस बात से नाराज हुए थे कि नहीं, असहयोग आंदोलन नहीं चलना चाहिए। बाद में इन लोगों ने साथ दिया, लेकिन आगे चल करके इन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी अलग बना ली थी। ये कभी आपको अलग कहानी में हम बताएंगे, लेकिन इस बात को आप यहां तक समझ गए हो। अब समझना होगा कि जब असहयोग को स्वीकृति मिल गई, तो असहयोग आंदोलन ने बहिष्कार और स्वदेशी को कैसे अपना हथियार बनाया। सबसे पहले तो यह जो आंदोलन था, इसने स्कूल और कॉलेज के बहिष्कार पर जोर दिया। गांधी ने जनवरी 1921 में आह्वान किया सारे लोगों से, लाखों छात्र उनके आह्वान पर जो लोगों से उन्होंने कहा, सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़ दिया। अब इनकी शिक्षा के लिए कुछ तो करना था, क्योंकि ये अशिक्षित हो जाते। इसलिए भारतीय संस्कृति और आत्मनिर्भरता और देशभक्ति की भावना को ध्यान में रखते हुए कई इस देश में राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए। जैसे आप जानते होंगे, जो बनारस में काशी विद्यापीठ खुला, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय का नाम आपने सुना होगा, जो दिल्ली का आज प्रसिद्ध केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसको भी स्थापित किया गया। गुजरात विद्यापीठ जो अहमदाबाद में है, इस विद्यापीठ की नींव खुद गांधी जी ने रखी। बिहार विद्यापीठ का भी नाम आपने सुना होगा, इसको राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से शुरू किया गया। मतलब आप कह सकते हो कि शिक्षा जो अंग्रेजों से दूर किया गया, अंग्रेजी व्यवस्था से, तो भारतीय व्यवस्था में, भारतीय संस्कृति से शिक्षा देने की एक बेसिक व्यवस्था शुरू करने का प्रयास किया गया। अब देखो, बहुत सारे लोगों ने अदालत और नौकरियों का भी बहिष्कार किया। इस आंदोलन से प्रेरित होकर कई बड़े वकीलों ने जो है अंग्रेजों की अदालत का बहिष्कार कर दिया। जैसे मोतीलाल नेहरू थे, चित्तरंजन दास थे, इन लोगों ने प्रैक्टिस करना पूरी तरह से छोड़ दिया। लगभग 90,000 लोग सरकारी नौकरी से हटे। आप सोच सकते हो कि इसकी कितनी मजबूत पकड़ थी इस आंदोलन की। गांधी जी ने कहा कि यह जो त्याग है, इससे ही स्वराज की पहली और मजबूत सीढ़ी बनेगी। अब आगे की अगर हम बात करें, तो इसी बहिष्कार में स्वदेशी और खादी का अभियान चलाया गया। गांधी जी ने देश भर में खादी यानी कि जो देसी कपड़ा होता है पहनने और जो विदेशी कपड़ा है उसका बहिष्कार करने का एक अभियान चला दिया। उन्होंने खुद चरखा चलाकर इसका उदाहरण भी पेश किया। जगह जगह पर विदेशी कपड़ों को जलाया जाने लगा,
खासकर बम्बे और मद्रास में तो खूब जलाया गया। इससे भारतीय उद्योग जैसे टाटा मिल्स जो है इसको काफी लाभ हुआ, जो यहाँ के लोग बना रहे थे, और ब्रिटिश कपड़ों का आयात लगभग उस वक्त 50% घट गया। तो सोच सकते हैं कि अंग्रेजों पर यह कितना बड़ा गांधी के विचार का प्रहार था। एक और घटना आपको समझाते हैं। उसी वक्त आए थे प्रिंस ऑफ वेल्स, जिसका बहिष्कार किया गया था। यह एक बड़ा प्रदर्शन था उनके सामने। ब्रिटिश सरकार ने प्रिंस ऑफ वेल्स, जो कि वहां के राजकुमार थे, जिन्हें एडवर्ड एट भी कहा जाता है, इनको भारत भेजा। क्यों भेजा? कि जनता का समर्थन ये हासिल कर सके। लेकिन गांधी जी ने यह घोषित कर दिया कि इनका बहिष्कार किया जाएगा। बम्बे, कोलकाता, मद्रास, जितने भी बड़े शहर थे, उन सब जगहों पर हड़ताल कर दी गई। बम्बे में 50,000 लोगों ने जुलूस निकाला, सड़कों पर ये सारे लोग उतरे, ब्रिटिश झंडे जलाए गए, वहां पर विदेशी दुकानों का बहिष्कार किया गया। ब्रिटिश सरकार को इन सारे गतिविधि से एक गहरा झटका लगा। अब जो वेल्स थे, यानी कि जो राजकुमार वेल्स थे, उनको सुरक्षा कारणों से देखा गया कि स्थिति ठीक नहीं है, तो उनके सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। असहयोग आंदोलन में केवल यही नहीं हो रहा था, महिलाओं ने भी बड़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ब्रिटिश सरकार ने जब विरोध का के दमन की कोशिश की, तो महिलाओं ने भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। लगभग 2000 से अधिक महिलाओं को इस आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। ये हम इसलिए बता रहे हैं आपको, क्योंकि भारतीय इतिहास की यह पहली घटना थी कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं भी जेल गई, जिसमें कस्तूरबा गांधी, जिसके लिए गांधी ने कहा था कि अगर बा, उनकी वाइफ ही थी कस्तूरबा, कस्तूरबा को बा कहते थे, आंदोलन में नहीं होती तो यह आंदोलन आधा होता। मतलब उन्होंने महिलाओं की भूमिका को पूरी तरह से स्वीकार किया। आंदोलन के साथ एक और घटना हम जोड़ना चाहेंगे, जिस पर असहयोग आंदोलन बताते हुए ध्यान नहीं जाता है, लेकिन यह भी इसी घटना का एक पार्ट है। जोड़ कर पढ़ेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। असहयोग आंदोलन से ही मोपला विद्रोह भी निकलकर सामने आया। अगर शुरुआत की बात करें तो यह एक शांत आंदोलन था, महात्मा गांधी के इसी असहयोग आंदोलन से प्रेरित था। यहां पर भी वस्तुओं का बहिष्कार हो रहा था, लेकिन केरल के मोपला, जो कि मुस्लिम किसान थे, गांधी जी से प्रेरित थे, और 1921 में इनका विद्रोह बहुत हिंसक हो गया। मोपला किसान जो थे वह पहले थाने, कोर्ट, इन सारे चीजों पर हिंसक होकर के कब्जा किए, ब्रिटिश लोगों को डराए। लेकिन 1921 के बाद जब अंग्रेजों ने वहां पर मार्शल लॉ लगा दिया, मतलब अब सब कुछ बंद हो गया और फौज को खुली छूट हो गई इन मोपला विद्रोहियों का दमन करने के लिए। और अंग्रेजों ने बम्बे से, मद्रास से बहुत बड़े पैमाने पर सैनिकों को बुला लिया। जनरल पेनिंगटन ने इसका कमान संभाला और दमन शुरू कर दिया पूरी तरह से। विमान से मोपला विरोधियों पर बम भी गिराए गए, जो पहली घटना थी। दूसरी बात यह है कि तोप भी लोगों पर चलाया गया और जंगल में छिपे किसानों को चारों तरफ से घेरा गया और सैकड़ों किसानों की मौत के घाट उतार दिया गया। ये एक बड़ी घटना हुई। किसानों के असली दुश्मन ब्रिटिश थे, लेकिन दमन से ये सारे लोग बौखला गए। और इन जो मोपला लोग थे, इनका मानना था कि जो हिंदू जमींदार वहां के हैं, ये अंग्रेजों के बड़े सहयोगी हैं, और यहां से मुसलमान किसान जो थे वह हिंदू जमींदारों के प्रति पूरी तरह से विरोधी हो गए, जिसने एक बड़ा धार्मिक रंग भी ले लिया। धार्मिक रंग भी क्या, एक तरफ मोपला और दूसरा जमींदार जो थे वो हिंदू। यह धार्मिक रंग में पूरी तरह से विरोध रंग गया। रात में ये जो मुपला लोग थे, यानी कि मुस्लिम लोग थे, ग्रुप बनाकर हिंदुओं पर धावा बोल देते।
उनके परिवार को तलवार से काट देते, उनको जबरन जो है मुस्लिम धर्म में धर्मांतरण कराते। ये सारी घटना के पीछे जो थे वह इस्लामिक मौलवी थे। मौलवी लीडर जैसे अली मुस्लियार का आपने नाम सुना होगा। इन लोगों ने नारा दिया कि जमींदारों को सजा दो, ये इस्लाम के बड़े दुश्मन हैं, हिंदुओं को मुसलमान बना दो, ये इनके नारे थे। और इसी के साथ इस्लामिक शासन स्थापित करने का भी नारा दे रहे थे, जिससे यह आंदोलन या यह घटना और भी ज्यादा बढ़ गया और हिंसक हो गया। लाखों हिंदू जमींदार मारे गए, परिवार तहस नहस हो गए। और इस घटना के लिए आपको एक किताब बता देते हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। द मोपला रेवेलियन इसका नाम है। हमने आपको बताया कि मोपला किस तरह से इस अहिंसक आंदोलन को हिंसक बना दिए। अब असहयोग आंदोलन की अगर बात करें तो यह पूरे देश में चल रहा था, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा था, यानी कि इसका जो बेस था वह अहिंसक आंदोलन था। लेकिन उसी वक्त एक जगह और हिंसक घटना हुई और वो है गोरखपुर का चौरी चौरा। आप जानते हो 5 फरवरी 1922 को वहां पर विदेशी शासन के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध लोग जुलूस निकाल रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और प्रदर्शनकारी जब नहीं रुके तो उस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और गोली चला दी। इससे कुछ लोग घायल भी हो गए। अब जब लोग घायल हो गए तो काफी गुस्से में आ गए और गुस्से में आकर इन लोगों ने पुलिस का जो चौकी था उसको आग के हवाले कर दिया और उसमें 22 पुलिसकर्मी या 23 पुलिसकर्मी मारे गए। यह घटना तो हिंसक पूरी तरह से थी और गांधी का जो बेस था, जो सिद्धांत था, वो अहिंसा पर आधारित था, यानी कि अहिंसक आंदोलन था। गांधी को जब यह खबर मिली, एक तो मोपला से वो दुखी थे और दूसरा इधर चौरी चौरा घटना हो गया, तो उन्होंने कहा कि हिंसा के रास्ते पर हमें स्वराज नहीं मिल सकता है और हमें पाना भी नहीं है। और इस दोनों घटना से दुखित होकर गांधी ने असहयोग आंदोलन को तत्काल प्रभाव से वहीं पर स्थगित कर दिया। अब जब यह स्थगित हो गया तो कांग्रेस में इस बात को भी लेकर फूट हो गई कि गांधी ने सही किया कि गलत किया, और 1922 में गांधी गिरफ्तार हो गए। अब थोड़ा कांग्रेस के मतभेद को समझते हैं। चौरी चौरा कांड जो हुआ था तो गांधी जी असहयोग आंदोलन को इसमें वापस ले लिए। अब इस बात से यह एक गहरा जो है बहस का विषय हो गया कि गांधी जी ने सही किया या गलत किया। कुछ लोगों का मानना था, जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, इनका कहना था कि यह आंदोलन पहली बार इतनी जागृत हुई थी, आजादी के लिए लोग इतने जगे हुए थे और आपने बंद करके लोगों का उत्साह खत्म कर दिया और इस प्रकार का अब आंदोलन को संगठित करना मुश्किल है। लेकिन गांधी जी के अहिंसक सिद्धांत के आगे सभी को झुकना ही पड़ा था। इस निर्णय के बाद, जैसा कि हमने कहा, एक धारा ऐसा हो गया जो ये मानता था कि गांधी का जो अहिंसक विचार है, आत्मशुद्धि की नीति है, वो अच्छी है और उसी के आधार पर यह अगर बंद किया गया है तो कोई गलत नहीं है। अंतिम रूप से आप कह सकते हैं कि 1922 में ग्वालियर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और आधिकारिक रूप से उस अधिवेशन में इस आंदोलन को रोकने की घोषणा कर दी गई। मतलब यह आंदोलन वहीं से खत्म हो गया। लेकिन कई कार्यकर्ताओं और नेता तो निराश हो ही गए थे, जिसमें नए लोग आ रहे थे राजनीति में, वो भी निराश हो गए। जैसे चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे, इन लोगों को तो बेहद निराशा हुई। गांधी जी गिरफ्तार भी हो गए थे, इन पर राजद्रोह का आरोप भी ब्रिटिश लगा चुके थे। 6 साल की इनको सजा सुना दी गई थी, लेकिन बाद में 1924 में स्वास्थ्य के खराब कारणों के कारण जो है इन्हें रिहा कर दिया गया और गांधी जी जो है इसी वक्त मौन व्रत रख लिए और सार्वजनिक राजनीति से थोड़ा दूर हो गए। अब यह एक आत्मचिंतन का उनके लिए विषय हो गया, उन्होंने आत्मचिंतन किया। लेकिन कई नेता गुस्साए और इससे नई क्रांतिकारी धारा निकल कर आई।
आगे के वीडियो में हम इसी क्रांतिकारी धारा को आपके सामने रखेंगे कि कैसे सीआर दास ने और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर जो स्वराज पार्टी बनाई वह किस तरह से आगे चल करके काम किया। जो हमने आपको कहा कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग रहे, ये जब इस आंदोलन से नाराज हुए, जब इनको लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, तो इन्होंने किस तरह का पैटर्न अपनाया अपने व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, आजादी पाने के लिए, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है कि आप इस पूरी कहानी को समझ लिए होंगे, यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।